वेद इस वक्त अपनी केबिन में बने बड़े से विंडो के पास खड़ा था और अपनी गहरी नज़रों से विंडो से बाहर दिख रहे खूबसूरत बंगलों और शहर को देख रहा था। वेद की नज़रें इस वक्त बेशक बाहर की तरफ क्यों ना थीं, पर उसके दिमाग में शायद कुछ चल रहा था। तभी वेद के केबिन का गेट ओपन होता है और कोई शख्स चलते हुए ठीक वेद के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। वेद को आभास हो चुका था कि कोई आया है, और कौन, शायद ये भी। पर फिर भी वो पीछे नहीं पलटता और बिना पलटे कहता है, तुम, कोई काम था छोटे? वेद अपनी बात बोलकर चुप हो गया, और तभी वेद के पीछे खड़ा देव कहता है, क्या भाई, हर बार आप कैसे समझ जाते हो कि ये मैं हूँ, वो भी बिना देखे? देव की बात सुनकर वेद कहता है, मेरे केबिन में बिना मेरी परमिशन बस तुम आते हो देव, क्योंकि यह हक मैंने बस तुम्हें दिया है। तो बस मेरे लिए ये बात समझना बहुत आसान है। वेद की बात सुनकर देव कुछ नहीं कहता, फिर एकदम से कहता है, भाई आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? देव की बात सुनकर वेद कहता है, तुम्हें मुझसे कोई बात पूछने के लिए मेरी परमिशन की ज़रूरत कब से पड़ने लगी देव? तुम जब चाहो सवाल कर सकते हो। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? वेद की बात सुन देव कहता है, भाई जिस प्रोजेक्ट की बात आप अभी करके आए मीटिंग रूम में, उस प्रोजेक्ट पर तो मैं काम कर रहा था ना। वो आपने मुझे दिया था, और कल मैं वहाँ पर जाकर काम देखने वाला था। फिर अचानक से आपने एकदम से प्लान चेंज करके खुद से जाने का फैसला किया। बस ये बात मेरी समझ में नहीं आई। देव अपनी बात बोल चुप होता है कि वेद कहता है, तुम्हें अपने भाई के फैसले से ऐतराज है क्या छोटे? वेद की बात सुनकर देव जल्दी से कहता है, नो भाई, आपके फैसले पर ऐतराज, और वो भी आपका छोटा करेगा? सपने में भी नहीं। एक बार को भगवान के फैसलों पर मैं सवाल कर सकता हूँ, पर आपके नहीं। और मेरा ये सवाल पूछने के पीछे आपके फैसलों पर ऐतराज़ करना नहीं था। मैं जानता हूँ आपने कुछ सोचा या किया, उसके पीछे कोई वजह होगी। मैं बस उसी सवाल के पीछे की वजह जानना चाहता था। ऐसा क्या हुआ जो आपने अचानक से ऐसा किया? अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। देव की बात सुनकर वेद अब देव की ओर पलटता है और देव से कहता है, कल तुम्हारे कॉलेज की बात की है मैंने। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द अपनी बिजनेस की पढ़ाई पूरी करो और अपनी जिम्मेदारी को समझो, क्योंकि आगे ये सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। वेद की बात सुनकर अब देव को भी गुस्सा आने लगता है, और वो वेद से कहता है, देखिए भाई, आपके हर फैसलों को मैं अपनी आंखें बंद करके मान सकता हूँ, पर तब जब आप मेरे साथ हो। और आप जानते हैं, मुझे इस होटल के बिजनेस में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। बस आप चाहते थे, इसलिए आपकी बातों का मान रखकर हूँ मैं यहाँ। मेरा सपना ये नहीं है, आप जानते हैं। फिर भी आप मम की बातों में आकर उनकी इच्छा पूरी करने के लिए आप अपने भाई के सपनों को कैसे भूल सकते हैं? आप जानते हैं ना, बचपन से अब तक मेरा सपना एक बेस्ट फोटोग्राफर बनना है। इसके लिए ही मैं यहाँ से दूर गया था। मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा, आपको जहाँ भी मेरी ज़रूरत होगी। पर यह बिजनेस मेरे बस की बात नहीं है, ना मेरा सपना है, और ना ही मुझे इसमें इंटरेस्ट है। मम मेरी बात नहीं समझती तो क्या आप भी मुझे सौतेला? देव, बस, और एक भी शब्द आगे नहीं। देव की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वेद गुस्से में देव पर चीख पड़ता है, और वेद अपने दोनों हाथों को देव के कंधे पर रखकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस शब्द का इस्तेमाल करने की? तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुमने क्या कहा अभी? उस शब्द को आज तुमने बोला जो मैं कभी भी सुनना नहीं चाहता था तुम्हारे और मेरे रिश्ते में। पर आज तुमने खुद से ये बोल मुझे बहुत बुरा फील करवाया है देव, बहुत बुरा। वेद की बातों से ही साफ पता चल रहा था कि देव के मुंह से निकला वो सौतेला शब्द वेद के दिल को कितना दुखी किया था। और यह बात देव भी अच्छी तरह से समझ रहा था कि अपने गुस्से में वो अपने भाई को दुखी कर दिया। उस भाई को जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान और जिंदगी में खुशियों की ही तमन्ना की है उसने। पर आज उससे गलती हुई थी, और ये बात वो जानता था। आज उसने उस शब्द का इस्तेमाल किया जो वेद ने बचपन से सुना था अपनी मॉम के मुंह से, और इस एक शब्द के साथ ही वेद का बचपन बीता था। देव को अपनी गलती का पछतावा था, इसलिए वो एकदम से वेद के गले लग जाता है और गले लगकर कहता है, आई एम सॉरी भाई, आई एम सॉरी। आई नो मुझसे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती। पर भाई, यू नो ना कि आप मेरे लिए क्या हो। आप मेरे भाई ही नहीं, मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। आप मेरे लिए क्या हो, मैं ये शब्दों में नहीं बता सकता, पर यह समझ लीजिए कि इस देव की ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।
वो आप हो। देव के भाई, इस छोटे के भाई। भाई, गलती से मेरे मुंह से वो शब्द निकल गया, वरना ऐसे शब्दों को तो मैं अपने जहन में भी नहीं आने दूं। प्लीज भाई, इस बार अपने छोटे को माफ कर दीजिए भाई। देखिए भाई, अगर आपने मुझे माफ नहीं किया तो मैं कल से नहीं, आज से नहीं, नहीं, आज से भी नहीं, बल्कि अभी से भी अनशन पर बैठ जाऊंगा। फिर कमजोरी की वजह से आपके भाई की ये घंटों बनाई बॉडी बेकार हो जाएगी। फिर लड़कियों के बीच आपके भाई का टेंशन भी खत्म हो जाएगा। तो देख लीजिए आप। वेद अपने सामने अपने छोटे का नाटक देख रहा था और अब वेद के होंठों पर स्माइल आ गई, जो देखकर देव जल्दी से आगे बढ़कर वेद के गालों पर थैंक यू भाई बोलकर किस करता है कि तभी वेद के केबिन का डोर ओपन होता है और कोई अंदर आता है कि उस इंसान की आंखें बड़ी हो जाती हैं अपने सामने का सीन देखकर, क्योंकि इस वक्त वेद और देव की पोजीशन ही कुछ ऐसी थी। देव ने कसकर वेद को पकड़ा था और उसके होंठ वेद के गाल पर थे और किसी की हैरान नजरें अपने सामने खड़े उन दो भाइयों पर। अपने सामने का नज़ारा देखकर, क्योंकि जिस तरह से देव और वेद इस वक्त एक दूसरे के करीब थे, उन दोनों को उस स्थिति में कोई भी देखता तो शायद उनको गलत ही समझता। वेद और देव को इस वक्त इस तरीके से इतने करीब देखकर सामने वाला इंसान, जो कोई और नहीं आंसी ही थी, जिसके हाथों में कोई फाइल थी, वो तुरंत ही अपनी आंखों पर हाथ रखकर जल्दी से सॉरी सॉरी बोलती है और उसी तरह से सॉरी सॉरी कहते हुए आगे बोलती है, वो सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं बाद में आती हूँ। और यह बोलकर वो जैसे ही जाने को हुई कि तभी दोनों भाइयों की नज़र सामने गेट पर पड़ी और उन दोनों की आंखें भी उसी तरह हैरानी से बड़ी हो गईं, क्योंकि उनको गेट पर कोई और नहीं, खुद आसी खड़ी दिखाई दी थी, जिसके हाथ में इस वक्त कोई फाइल थी। और आसी की हरकत और बातों को सुनकर वेद और देव समझ जाते हैं कि आसी ने जरूर उनको इस तरह देखकर कुछ गलत समझ लिया है। इसलिए देव आसी को वहां से जाता देख जल्दी से वेद से अलग होकर आगे बढ़ते हुए आसी से कहता है, आसी रुको। देव के कहने पर आसी, जो अब तक वापस बाहर जाने के लिए पलट गई थी, देव की आवाज़ सुनकर उसके कदम रुक गए, पर वह पलटी नहीं देव की तरफ और ना ही कुछ कहती है। तभी देव जल्दी से आसी के ठीक पीछे खड़ा होकर कहता है, देखो आसी, जो कुछ भी तुमने अभी देखा वैसा कुछ भी नहीं है। देखो, तुम कुछ भी गलत मत समझना। जो भी तुमने देखा वह गलत था। मेरा मतलब है, जो तुमने देखा वह सही था, पर जिस तरह से देखा या समझा वो गलत था। मेरे कहने का मतलब है कि तुमने इस तरह से देखा कि तुम्हारी नज़रों में शायद वह गलत था, पर वह गलत होकर भी सही था। अरे, मैं बस कहना चाहता था कि तुम कुछ भी गलत मत समझना। मतलब यह था कि जो तुम समझना चाहती हो वो गलत था यार। मैं तुम्हें मतलब समझा नहीं पा रहा हूँ कि तुम्हें क्या और कैसे समझाऊं। मैं जो बता रहा हूँ वो तुम समझ तो गई हो ना। मेरे और भाई के बीच बस भाईचारा है और कुछ भी नहीं। मैं बस उनको किस करके अपनी खुशी बता रहा था और तभी तुम आ गई। फिर तुमने वो सब देखकर कुछ गलत समझ लिया शायद, जबकि वैसा कुछ तो है नहीं। आसी अब भी शांत थी और आसी को कुछ भी न कहते देखकर देव को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि वह सब क्या बोल रहा है। वो तो बस बोले जा रहा था। देव की बातें आसी समझ नहीं पा रही थी और वही देव जिस तरह से आसी को सब कुछ समझा रहा था, वह देखकर वेद को गुस्सा आ रहा था। और अपने गुस्से को शांत करते हुए वेद खुद आगे बढ़कर आसी से कहता है, देव बेट। वेद की शांत आवाज पर उसमें थोड़ी सी नाराजगी थी, जो देव समझ गया था। और आसी अभी भी पलटी नहीं थी और वह वहीं अपनी जगह पर ही खड़ी थी। वेद कहता है, बिना गेट नॉक किए मेरे केबिन में आने की परमिशन तुम्हें किसने दी? किससे पूछकर तुम बिना परमिशन के यहाँ आई हो? देव वेद की बात सुनकर हैरान था। उसे तो लगा था कि वेद अपने और देव के बीच की जो भी बातें थीं, वो आसी को जो भी कंफ्यूजन हुई थी उन दोनों भाइयों को लेकर, वह कंफ्यूजन दूर करेंगे। पर वेद ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उल्टा वेद तो उससे ही सवाल कर रहा था कि वह यहाँ क्यों आई बिना परमिशन। देव का सर अब घूमने लगा था। वेद की परमिशन वाली बात सुनकर राशि को भी अब थोड़ा गुस्सा आने लग गया था, पर फिर भी वह अपनी शांत आवाज में कहती है, आई एम सॉरी सर। आई नो, मुझे इस तरह से बिना परमिशन के आपके केबिन में नहीं आना चाहिए था। बट सर, परमिशन वहाँ मांगी जाती है जहाँ पर गेट लॉक होता है, पर आपका गेट लॉक नहीं ओपन ही था। इस वजह से मैंने नॉक नहीं किया। बट आई थिंक मैं जल्दीबाजी में आ गई और मैंने जो देखा सामने वह गलत देख लिया। इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि आपकी प्राइवेसी में कोई प्रॉब्लम ना हो।
ये बात आसी देव और वेद की तरफ देखकर कही थी। आसी फिर आगे कहती है, सर मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी। नीचे फर्स्ट फ्लोर पर पाठक सर खुद आपके पास आ रहे थे, पर कुछ अर्जेंट काम आने की वजह से उन्हें वहीं रुकना पड़ा। उन्होंने इसलिए मुझे भेजा है। इस फाइल पर आपका अर्जेंट साइन चाहिए, सो प्लीज़ साइन इट सर, ताकि मैं भी यहाँ से जा सकूँ। आसी अपनी बात बोलकर चुप हो गई। वो अब बातों को आगे बढ़ाना नहीं चाहती थी। वह जानती थी कि वह कुछ कहेगी तो सामने वाला कुछ कहेगा, और फिर वह कुछ कहेगी, इससे बातें आगे बढ़ेंगी, और वह बिल्कुल भी नहीं थी इन दोनों भाइयों से बात करने में इंटरेस्टेड। वह बस अपने काम से काम रखना चाहती थी। आशी की बात सुनकर वेद कहता है, ओके फाइल यहीं रख दो, मैं साइन कर दूंगा। आशी वेद से कहती है, जी बिल्कुल सर, लेकिन पाठक सर ने कहा है कि साइन अभी चाहिए। आप अगर अभी साइन कर देते तो अच्छा होता, ताकि मुझे दोबारा ना आना पड़े यहाँ। आशी की बात सुनकर वेद जल्दी से आशी के हाथ से फाइल लेता है और उस पर अपने सिग्नेचर कर देता है, और फाइल आशी को पकड़ा देता है। फाइल लेते ही आसी वहां से ऐसे भागी जैसे उसके पीछे कोई खुला बैल घूम रहा हो। अब देव गुस्से से वेद की तरफ पलटकर कहता है, भाई ये क्या तरीका था उससे बात करने का। वेद भी अभी भी अपनी शांत आवाज में देव से कहता है, व्हाट। तो देव कहता है, ये क्या भाई, आपको उसकी कंफ्यूजन दूर करनी चाहिए थी ना। वह जिस तरह से केबिन में आई और हम दोनों को देखा, वह पक्का कुछ गलत समझ गई है। ये सही बात नहीं है भाई, आपका तो समझ आता है, दुनिया आपको गे कहती है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे भी कोई इस लाइन पर ले, मुझे भी उसी तरह समझे, मैं ये नहीं चाहता। आप जानते हैं भाई कि मैं कितनी लड़कियों के दिल पर राज करता हूँ, पर जिस लड़की के दिल पर राज करना चाहता हूँ वह मुझे गलत समझे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं। जिस लड़की के दिल पर मैं राज करना चाहता हूँ, ये बात देव की बेद के कानों में पहुंचने लगी। जिस लड़की के दिल पर राज करना चाहता हूँ, बेद को गुस्सा आ रहा था, पर वह किसी तरह अपने आप को शांत कर रहा था। उसके दिमाग में यही बात घूम रही थी कि देवासी को पसंद करने लगा है, अपनी भाभी को। अब यह बात बेचारा कैसे बताए कि आसी उसकी भाभी है। वह शादी को चाहकर भी सबके सामने नहीं लाना चाहता था, क्योंकि वह जानता था इस शादी का कोई मतलब नहीं है। 2 महीने पहले ही बीत चुके हैं, अब तो बस 4 महीने ही बचे हैं, और 6 महीने बाद उनकी इस शादी का ऐसे भी कोई फायदा नहीं है। वेद अभी भी शांत था, पर देव वेद की तरफ घूर कर देखता है और फिर जल्दी से चला जाता है, क्योंकि वह चाहता था कि वह आशी को जो कन्फ्यूजन हुई है उन दोनों को लेकर वो जल्द से जल्द दूर करे। वह नहीं चाहता था कि आशी उसको लेकर कुछ भी गलत समझे, और उसका फर्स्ट इम्प्रेशन भी इस तरह से खराब हो आशी पर। वेद अपने होटल के नए कंस्ट्रक्शन के लिए साइट पर आया था, और आशी और वेद इस वक्त एक साथ थे। वेद ही अपने साथ आशी को लेकर आया था। आशी आना तो नहीं चाहती थी, पर मना करने का कोई खास कारण भी उसे नजर नहीं आया, जिस वजह से ना चाहते हुए भी उसे वेद के साथ आना पड़ा। होटल अभी बन ही रहा था, जिस वजह से कंस्ट्रक्शन का सारा सामान उसी तरह इधर उधर फैला था। वेद होटल के 9वें फ्लोर पर था। लिफ्ट लग चुकी थी, पर फिर भी अभी इलेक्ट्रिसिटी रिपेयरिंग का काम काफ़ी हद तक बचा था। कह सकते हैं कि होटल का काम पूरी तरह से कंप्लीट होने में अभी भी कम से कम 1 महीने का वक्त लगने वाला था। आसी एक नज़र वेद की ओर देखती है, और एक नज़र आसपास फैले बिजली के तार, ईंट, सीमेंट सब। आशी को समझ ही नहीं आ रहा था कि जब अभी होटल का काम पूरा हुआ ही नहीं था, फिर वेद यहाँ आया ही क्यों, और साथ ही साथ उसको भी अपने साथ ले आया, जबकि उसके हिसाब से वेद का यहाँ कोई काम ही नहीं था। और अगर यही काम देखना था तो अपनी जगह किसी और को भी तो भेज ही सकता था, या खुद भी आया तो उसे क्यों लेकर आया, किसी और को क्यों नहीं साथ लाया। आशी खुद में ही बड़बड़ा रही थी, पर उसके हिसाब से वो धीरे बोल रही थी, पर उसकी बड़बड़ाहट वेद साफ तौर पर सुन रहा था। और आशी की बातों को सुनकर वेद के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे खुद नहीं पता कि वो यहाँ क्यों आया, जबकि उसे ऐसा कोई खास काम नहीं था, पर जो थोड़ी देर पहले उसने अपने होटल में देखा, वो देखकर वेद को अच्छा नहीं लगा। उसे गुस्सा भी आया, और उसने खुद ही यहाँ फ़ोन करके अपने यहाँ आने वाली बात कही थी, और साथ ही साथ अपने साथ आशी को भी लेकर आ गया, क्योंकि वो आशी को यहाँ अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। तभी वहाँ पर होटल का इंजीनियर आया, और वो वेद को ग्रीट करते हुए बात करता है, होटल के डिज़ाइन से रिलेटेड। पर तभी उसकी नज़रें आशी की तरफ गईं, जो अपने फ़ोन में शायद कोई गेम खेल रही थी, और उसके चेहरे पर इस वक्त बच्चों जैसी हंसी थी। वो इंजीनियर आशी को एकटक देख रहा था,
नो डाउट कि आसी सिंपल सिटी में भी काफ़ी खूबसूरत लगती थी कि कोई एक बार देखे तो नजरें ना हटें। आज के फैशन के टाइम में जहाँ लड़कियाँ अपने फिगर और डाइट का खास ध्यान रखती थीं, वहीं आसी इस सबसे अलग अपने चबी चिक्स और छोटे से गोलू मोलू शरीर के साथ काफ़ी अच्छी लगती थी। और उस पर से आसी के चेहरे पर चमक और होठों पर हमेशा से रहने वाली वो क्यूट सी मुस्कान जो लोगों के दिल की धड़कन बढ़ा दे। और यही हाल हुआ कुछ उस इंजीनियर के भी साथ। बातें तो वो बेद से कर रहा था, पर उसकी नज़रें आसी पर थीं, और बेद जिसकी गुस्से से भरी नज़रें उस इंजीनियर को घूर रही थीं। बेद को इस वक्त उस इंजीनियर पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो बता नहीं सकता। आसी पर इसी घूरती नज़रों के कारण तो बेद आसी को बिना किसी खास वजह या काम के भी अपने साथ यहाँ लेकर आया था। पर वो कहाँ जानता था कि आसी जहाँ जाती है, लोगों की नज़रें खुद ब खुद उस पर जम जाती हैं। बेद उस इंजीनियर को देखकर कहता है और कुछ, जिस पर वो इंजीनियर नासमझी के साथ कहता है, जी सर, मैं कुछ समझा नहीं। वहीं बेद अब ज़्यादा कुछ न बोलते हुए आसी के पास जाता है, जहाँ देखता है कि आसी सब बातों से बेखबर मस्त होकर अपने फ़ोन में कैंडी क्रश का गेम खेल रही थी और खुश थी। वहीं आसी के चेहरे पर गेम खेलकर बच्चों की तरह आई मुस्कान देखकर तो बेद की नज़रें भी आसी के उस गाल पर पड़ गईं, जहाँ उसके मुस्कुराने की वजह से डिम्पल पड़ रहे थे। बेद ने आज आसी के गालों पर पड़ रहे उस डिम्पल को देखा था, क्योंकि उसके सामने तो आसी हमेशा से शांत या थोड़ा नाराज ही रहा करती थी। बेद आसी को ही देख रहा था। उसके पीछे लगे कांच पर बेद की नजरें गईं, जहां वो इंजीनियर अभी तक था, और उसकी नजरें अभी भी आसी की तरफ ही देख रहा था। और ये देखकर तो बेद को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो बता नहीं सकता था। और वो आसी की तरफ देखता है, जो अब भी अपने गेम में मस्त थी। और ये देखकर अब बेद को आसी पर भी गुस्सा आ रहा था कि क्या ज़रूरत थी उसे इतनी क्यूट होने की। बेद एक झटके में आसी का हाथ थाम अपनी तरफ खींचता है, और आसी, जो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, वो उस झटके से संभल नहीं पाती और एकदम से जाकर बेद के सीने से आ लगती है। बेद, जिसकी शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले थे, तो आसी के एकदम से इस तरह से खींचने की वजह से आसी के होंठ सीधा बेद की शर्ट से बाहर झांकते सीने पर आकर लगते हैं, जिस वजह से आसी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और बेद की आंखें बंद हो जाती हैं, इस अलग से एहसास की वजह से जो आसी की करीबी की वजह से आई थी। कुछ सेकंड तक दोनों ऐसे ही रहते हैं, पर आसी को जब एहसास होता है कि अभी क्या हुआ और वो बेद के कितना करीब है, ये देख आसी बेद से दूर होने को होती है, पर बेद की पकड़ आसी पर ढीली होने की जगह कस जाती है। अब आसी और बेद के बीच वहाँ हवा तक आने तक की जगह भी नहीं थी, और आसी जितना बेद से दूर होने की कोशिश करती, बेद आसी पर अपनी पकड़ उतनी मजबूत कर उसे अपने करीब कर लेता है। और आसी के बार बार हिलने की वजह से बेद अब आसी के कानों के पास जाकर कुछ ऐसा कहता है, जिससे आसी हिलना डुलना बंद कर देती है। और अपनी बातों का आसी पर इतना फर्क होते देख वेद के होंठ आपस में मुस्कुरा दिए, और वेद अपने होठों को आसी के कान पर रखकर चूमते हुए कहता है, गुड गर्ल, ऐसे ही मेरी बात मान लिया करो, अदरवाइज यू डोंट नो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अभी तो बस थोड़ा सा करीब आया हूँ, अगली बार ऐसी जगह चूमूंगा कि तुम्हारे होठों से आवाज़ तक नहीं बाहर आएगी। तो सोच लो मिस आसी, ओ सॉरी, मिस नहीं मिसिज। मिस से मिसिज तो तुम 2 महीने पहले ही बन गई थी, मिसिज बेद आसी बंसल, मिसिज आसी बेद बंसल। आसी के कानों में बेद की कई बातें गूंज रही थीं, और बेद की इस तरह की फ्लर्टी बातें करते देख आसी तो पूरी तरह से हैरान थी। आसी को इस वक्त कैसा फील हो रहा था वो बता नहीं सकती थी, पर उसका पूरा चेहरा जरूर लाल हो गया था। अब इसकी वजह बेद की बातें सुनकर शर्माना था या गुस्सा, ये तो आसी ही जाने। बेद जिस तरह से आज आसी के साथ बातें कर रहा था, वो देखकर आसी भी हैरान थी। बेशक से वो वेद को बहुत अच्छे से नहीं जानती थी, पर उसने जितना भी वेद को जाना था, वेद का नेचर बहुत शांति लगता था। पर आज जिस तरह से वेद उससे बातें कर रहा था, आसी के लिए वो काफ़ी हैरान करने वाला था। वही हैरानी बस आसी को ही नहीं, वेद को भी हो रही थी। उसने आसी से कह तो दिया, पर उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो कब से इस तरह की बातें करने लगा। वेद आसी की बड़ी बड़ी नज़रों को खुद पर देख झेप जाता है, और थोड़ा साइड जाकर खड़ा हो जाता है, और वेद को खुद से दूर होते देख आसी एक झटके से वहां से चली जाती है। आसी अब होटल के टॉप फ्लोर पर खड़ी होकर वहां से बाहर का नज़ारा देख रही थी। रात का वक्त होने को आया था, और अब तक हल्का अंधेरा होने लगा था। हर जगह लाइटें जलने लगी थीं,
जो वहाँ की रात की खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। वेद वहाँ काम कर रहे लोगों से बात कर रहा था, पर उसकी नज़रें बार बार खुद से कुछ दूरी पर खड़ी आसी पर जा रही थीं। लाइट की रोशनी इस वक्त आसी के ऊपर पड़ने से उसका चेहरा चमक रहा था, जो वेद को खुद की ओर देखने पर मजबूर कर रही थी। वेद सबको होटल से रिलेटेड काम समझाकर जैसे ही पलटता है, वेद को आसी कहीं पर भी नजर नहीं आई। वेद अपनी नजरों को इधर उधर घुमाता है, पर उसे कहीं भी आसी नहीं देखती। वेद आसी को ढूंढते हुए होटल के दूसरे साइड आता है। तब उसकी नजरें उस तरफ बने पूल साइड एरिया पर गई, जहां उसे एक हल्की सी परछाई नजर आती है। जो देखकर वेद आगे बढ़ता है, तो उसे वहां पूल साइड के किनारे बैठी आसी नजर आती है, जहां उसने अपने पैरों को पानी में डाल रखा था और वो एकटक अपना चेहरा ऊपर कर आसमान में चमकते चांद को देख रही थी, जो आसमान में अटखेलियां करते बादल के साथ लुका छुपी खेल खेल रहा था। आसी की नजरें उस आसमान में चमकते चांद को देखकर किसी सोच में गुम थी, कि उसे इस बात तक का एहसास नहीं हुआ कि वेद कब उसकी बगल में आकर ठीक उसी की तरह पानी में अपने पैरों को डालकर बैठ गया। आसी की नजरें उस चांद पर और वेद की नजरें चांद को निहारती उस लड़की पर, जो खुद उसे इस वक्त किसी चांद से कम नहीं लग रही थी। पर आसी के चेहरे पर आते जाते बनते बिगड़ते भाव को देखकर वेद इतना तो समझ गया था कि आसी किसी सोच में गुम है। तभी आसी के बैग में रखा उसका फोन रिंग करता है, जिसकी आवाज़ से न बस आसी का ध्यान चांद पर से हटता है, बल्कि वेद की नज़रें भी आसी पर से हटकर दूसरी ओर देखने लगती हैं। आसी अपने बैग में रिंग होते फ़ोन की आवाज़ को सुनती है और अपना फ़ोन निकालकर फ़ोन पर सोहरे नाम की तरफ देखती है, जिस पर जान लिखा था। वहीं वेद भी अपनी तिरछी नज़रों से आसी के फ़ोन पर सोहरे नाम को देख लेता है और उस पर जान नाम देखकर उसकी आईब्रो आपस में जुड़ गईं और वो आसी की ओर देखने लगा कि इस नाम को देखकर आसी के चेहरे पर क्या एक्सप्रेशन थे। और आसी को उस नाम को देखकर होठों पर मुस्कान आ गई, जो देखकर वेद को अच्छा नहीं लगा। और हद तो तब हो गई जब आसी अपनी जगह से उठकर वहाँ से थोड़ा साइड जाकर बात करते हुए बोलती है, हेलो मेरी जान, कैसी हो? और कॉल करने के पीछे कोई वजह? उस तरफ से एक लड़की की आवाज़ आती है, ओए, यहाँ तुम्हारी जान नहीं, तुम्हारी जान की जान पलक बोल रही हूँ। पलक की बात सुनकर आसी भी हंसते हुए कहती है, गुस्ताखी माफ़ हो हमारी जान की जान, अब आप बताने का कष्ट करेंगी? आखिर फ़ोन करने के पीछे कोई ख़ास वजह ज़रूर होगी। आशी की बात सुनकर दूसरी तरफ से माया और पलक दोनों हंसने लगती हैं और कहती हैं, हम खास तो कुछ नहीं, इसलिए सोच रहे हैं हम दोनों की आज का दिन कुछ तो खास बनाया जाए। तो क्यों ना हम तीनों आज क्लब चलें, थोड़ी मस्ती थोड़ा एंजॉय, क्या कहती हो तुम? उन दोनों की बातें सुनकर आशी कहती है, जब आप दोनों ने प्लान बना ही लिया है तो ठीक है, चलते हैं आज रात थोड़ी मस्ती थोड़ा एंजॉय करने। आशी की बात सुनकर इस बार माया कहती है, चल तो लेंगे, पर तुम घर कब वापस आ रही हो? जब आओगी तभी तो जाएंगे ना। माया की बात सुनकर आसी एक नज़र कुछ दूर पर खड़े उसी की तरफ देख रहे वेद पर जाती है और वो माया से कहती है, आज मैं अपने बॉस के साथ होटल साइड पर आई थी, काम हो ही चुका है, तो शायद अब हम यहाँ से निकलेंगे। तो आधा घंटा शायद लगेगा, तुम दोनों तैयार रहना, हम निकल लेंगे। आसी अपनी बात बोलकर फ़ोन कट करती है और वेद के पास जाकर कहती है, सर हम कब तक निकलेंगे? आसी की बात सुनकर वेद अपनी हमेशा वाली शांत आवाज में कहता है, बहुत जल्दी है जाने की, कोई खास वजह? वेद के सवाल पूछने पर आसी कहती है, कोई खास बात किसी खास इंसान को बताई जाती है सर, और आप वो खास इंसान नहीं है। आसी की आवाज़ वेद को पसंद नहीं आती, इसलिए वेद आसी के थोड़ा करीब जाता है, जिससे आसी वेद को अपने करीब आते देखकर अपने कदमों को थोड़ा पीछे कर लेती है। जो देखकर वेद कहता है, मैं कोई खास नहीं तो कौन हूँ मैं? और कौन है वो खास इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में? वो जिससे अभी इतना खुश होकर हंसते हुए बात कर रही थी, वो है तुम्हारी ज़िंदगी में खास इंसान? बोलो। वेद की बातें सुनकर अब आसी को भी गुस्सा आने लगता है और वो कहती है, आप मेरे बॉस हैं सर, जिनके लिए मैं काम करती हूँ, और आप मुझे मेरे काम की सैलरी देते हैं, बस इतना ही। इससे ज़्यादा रिश्ता नहीं है हमारा। और रही इस फ़ोन वाले इंसान की, तो हाँ सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जिससे मैं बात कर रही थी वो बहुत ख़ास है मेरे लिए। इतना कि जितना मैं आपको बताऊं तब भी आप शायद समझ ना पाएँ। ये वो ख़ास इंसान है जिसने मेरा साथ दिया जब सबने बीच रास्ते मेरा साथ छोड़ दिया था। जैसे मैं कोई इंसान ना होकर कोई सामान थी। बस छोड़ दिया,
लेकिन छोड़कर जाने से पहले एक बार सामने से आकर ये बात तक बतानी ज़रूरी नहीं समझी, क्योंकि उसके लिए मैं कोई नहीं थी और ना हमारा कोई रिश्ता था। और तो और जाने के बाद एक बार भी पलट कर नहीं देखा कि मैं किस हाल में थी। पर इस खास इंसान ने इस अनजान शहर में न बस मुझे सहारा दिया, बल्कि अपना समझा, मेरा साथ दिया। और भी कुछ सुनना चाहते हैं उस खास इंसान के बारे में आप सर, या हो गया? हो गया और जांच पड़ताल तो चलिए, क्योंकि कोई खास मेरा इंतजार कर रहा है और मुझे धोखा देने की आदत नहीं है सर। इस आखिरी शब्द में आसी की नाराजगी को बेद अच्छे से महसूस कर सकता था। आसी ने अपनी नाराजगी बेद पर जाहिर कर दी थी और बेद खामोश होकर आसी की बातें सुन भी रहा था, क्योंकि वो जानता था कि उसने जो किया था आसी के साथ गलत किया था। आसी अपनी बात बोलकर वहां से चली जाती है और बेद की कार के पिछली सीट पर जाकर बैठ जाती है, क्योंकि वो बेद के साथ ही आई थी और इस टाइम उसे कोई और साधन नहीं मिलता वापस जाने का। इसलिए वो चुपचाप बैठी थी और तभी बेद भी आया और आसी को कार की पिछली सीट पर बैठे देख कर भी कुछ नहीं बोला और अपनी जगह पर आकर बैठ गया और सीट बेल्ट लगा वहाँ से निकल जाता है। करीब 1 घंटा ड्राइव करने के बाद बेद कहता है, तुम कहाँ रहती हो, अपना एड्रेस बताओ, ताकि मैं। बेद इससे आगे कुछ कहता, आसी उसको एड्रेस बता देती है। कुछ ही देर में बेद की कार उस रोड पर आती है जहाँ से आसी का घर कुछ ही दूरी पर था और आसी कार रोकने को बोलती है, जो सुनकर बेद कहता है, पर यहाँ तो कोई घर नहीं है। जिस पर आसी कहती है, जी यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, मैं चली जाऊंगी। आसी की बात सुनकर बेद कहता है, अरे पर ऐसे कैसे, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम बताओ तो। बेद का बस इतना कहना था कि आसी कहती है, आप मुझे 2 महीने पहले ही छोड़ चुके हैं सर। आपको याद नहीं है तो याद दिला दूं, हमारी शादी वाली रात थी और अब आपका साथ मेरे करैक्टर पर लोगों की उंगलियां उठा सकता है, जो मुझे बर्दाश्त नहीं। आप तो बड़े लोग हैं सर, आपसे कोई सवाल नहीं करेगा, पर मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान हूँ सर। इतनी महंगी गाड़ी और किसी लड़के के साथ देखकर लोग बातें बनाएं, इससे अच्छा आप मुझे यहीं पर छोड़ दीजिए। आगे का सफ़र मैं अकेले तय कर लूँगी, बिना आपके साथ के। आसी की बातों में नाराज़गी, ताने सब थे, जो सुनकर अब बेद कुछ नहीं कहता है और आसी को जाने देने के लिए कार का गेट ओपन होने का बटन प्रेस करता है और गेट ओपन होते ही आसी बिना एक पल की देरी किए कार से बाहर आ जाती है और रोड से होकर चलते हुए एक गली में मुड़ जाती है। वहीं बेद आसी को तब तक देखता है जब तक आसी उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। आसी के जाने के बाद बेद भी निकल जाता है वहाँ से और वो सीधा अपने मेंशन पहुँचता है, जहाँ हमेशा की तरह शांति थी। पर आज बेद का दिल बिल्कुल भी शांत नहीं था। उसका दिल आसी की बातें सुनकर बेचैन था, खासकर तब से जब से उसने आसी के फ़ोन पर जान नाम फ्लैश होते देखा और आसी को इतने प्यार और हंसते हुए बातें करते देखा। बेद को पता नहीं क्यों, पर आसी का किसी और के साथ इस तरह से हंसते हुए बातें करते देख बेद को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय खुद के दिल को बेचैन होते देखने के अलावा। बेद आज भी सबसे पहले अपनी दादी माँ के कमरे में जाता है, जहाँ दादी माँ पहले से ही सो गई थी और दादी माँ को गहरी नींद में सोते देख बेद उनको बिल्कुल भी परेशान न करते हुए चुपचाप से उनके ऊपर ब्लैंकेट डाल दादी माँ के कमरे से बाहर आ जाता है और फिर सीधा अपने कमरे में चला जाता है। पर वो जैसे ही अपने कमरे में जाता है, उसे वहाँ पहले से उसके बेड पर भगवान विष्णु की पोज में देव मिलता है, जो बेद को देखकर मुस्कुरा रहा था। और देव को बिना बात इस तरह से मुस्कुराते हुए देखकर बेद अपना पहना हुआ कोट उतार कर वही साइड में रखते हुए बोलता है, तुम और यहाँ कोई काम था क्या छोटे? बेद की बातें सुनकर देव कहता है, क्यों भाई, कोई काम होगा तभी आ सकता हूँ क्या आपसे मिलने, ऐसे नहीं। देव ने यह बात इस अंदाज में कही थी कि बेद देव की तरफ देखकर कहता है, यह बात तो मुझे बता रहे हो छोटे, या खुद को? अब काम क्या है वो बताओ, वरना मैं आज बहुत थक गया हूँ तो थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। बेद की बात सुनकर देव एकदम से बेड पर से उठते हुए कहता है, नो भाई, आज कोई आराम नहीं, आज हमें कहीं जाना है। देव की बातें सुनकर बेद का बोर्ड से अपने पहनने के लिए रात के कपड़े निकालते हुए कहता है, जहाँ भी जाना है देव, तुम जाओ, मैं कहीं नहीं जाने वाला। ये बोलते हुए वेद अपने कपड़ों को लेकर बाथरूम के अंदर जाने लगता है और गेट तक पहुंचा ही था, देव जल्दी से बेड पर से उतरता है और बाथरूम के गेट के पास जाकर वेद के हाथों से उसके कपड़े लेकर देव कहता है, भाई आप ये कपड़े नहीं पहनेंगे,
हम क्लब जा रहे हैं, तो क्या वहाँ नाइट सूट पहनकर चलेंगे आप? देव की बातें सुनकर बेद कहता है, बिल्कुल भी नहीं। तुम जानते हो देव कि मुझे ये क्लब जैसी जगह जाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तुम्हें जाना है तो जा सकते हो, पर मैं ऐसी किसी भी जगह पर नहीं जाने वाला। वेद की बातें सुनकर देव कहता है, चलिए ना भाई, अपने ऑफिस के बहुत से लोग जा रहे हैं। पता है आपको, आसी और उसकी दोस्त और वो मिस्टर पाठक है ना, उनका बेटा भी जा रहा है। और आप नहीं जानते कि मिस्टर पाठक का बेटा और आसी एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। पर बस सिर्फ दोस्त है या दोस्त से ज़्यादा कुछ, मुझे बस ये जानना है, और ये जानने के लिए वहाँ जाना होगा। देव के मुंह से आसी और मिस्टर पाठक के बेटे का जिक्र सुनकर वेद को आसी के फोन पर सो हो रहे नाम पर ध्यान जाता है, जहाँ जान सो हो रहा था और आसी कितना खुश होकर फोन पर बात कर रही थी। अब वेद को भी ऐसा लगने लगा कि शायद आसी और मिस्टर पाठक के बेटे के बीच ऐसा वैसा कुछ है या नहीं, और ये सब सोच वेद को अच्छा नहीं लगता। और वो देव से कहता है, वेट करो, मैं अभी चेंज करके आता हूँ, फिर चलते हैं। और ये बोल वेद एक बार फिर कपबोर्ड के पास जाकर अपने पहनने के लिए दूसरे कपड़ों का सेट निकालता है और बाथरूम में चला जाता है। आसी पलक और माया के साथ निकल जाती है, और इधर देव और वेद भी अपनी कार में निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वो लोग अपनी जगह पर पहुंचते हैं। देव और वेद अंदर जाकर एक तरफ बैठ जाते हैं। देव और वेद दोनों में से कोई भी ड्रिंक नहीं करता था, इसलिए देव अपने और वेद के लिए फ्रूट जूस लेने गया काउंटर पर, और इधर तीनों लड़कियां भी अपने में मस्त एक जगह बैठी थी। हालांकि आसी का मन तो नहीं था, पर पलक और माया की वजह से वो मना नहीं कर पाई, और अपना भी मूड थोड़ा चेंज हो जाता, जो वेद की वजह से खराब था। इसलिए आसी भी अब यहाँ आकर खुद को रिलैक्स छोड़ देती है। वहीं कुछ ही देर में वहाँ मिस्टर पाठक का बेटा आता है, और उसके साथ एक और लड़का, और दोनों उन तीनों लड़कियों के पास आते हैं, जहाँ उन दोनों लड़कों को देखकर तीनों लड़कियों के होंठों पर मुस्कान आ जाती है, जिसका मतलब था कि वो तीनों लड़कियां उन दोनों लड़कों को अच्छे से जानती थीं। मिस्टर पाठक का बेटा तो बातें सबसे कर रहा था, पर उसकी नज़रें बार बार आसी पर जाकर रुक जाती, और उसकी नज़रें जिस तरह से आसी को देख रही थीं, कोई भी समझ सकता था कि उसके दिल में आसी के लिए फीलिंग्स है। जो बात माया और पलक भी अच्छे से समझती थीं, और उन लोगों को बस मिस्टर पाठक का बेटा आसी के लिए बिल्कुल सही लगता था। पर वो दोनों आसी को इस बात के लिए कुछ नहीं बोलती थीं, क्योंकि उनका मानना था कि प्यार का एहसास खुद ही सामने वाले के दिल में अपने लिए एहसास जगा देता है। और वो दोनों आसी को किसी ज़बरदस्ती के नहीं, बल्कि एक प्यार भरे रिश्ते के साथ जोड़ना चाहती थीं। आसी भी समझती थी इस बात को, पर अपनी ज़िंदगी में उसे प्यार के जो कड़वे झटके मिले थे, उसके बाद से आसी खुद को इस प्यार के नाम की बीमारी से दूर ही रखना चाहती थी। इधर वो दूसरा लड़का बड़े प्यार से माया का हाथ थाम कर कहता है, लेट्स डांस। उस लड़के की बात पर माया भी स्माइल के साथ अपना हाथ उस लड़के के हाथ में देते हुए कहती है, यस। माया इस वक्त शर्मा रही थी, जो देखकर आसी कहती है, इन दोनों को कौन कह सकता है कि इन दोनों की इंगेजमेंट हो चुकी है और 2 महीने बाद दोनों की शादी है। जिस पर पलक कहती है, और तो और ये दोनों 4 साल से एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तब भी देखो ये ऐसे शर्मा रही है। पलक की बात सुनकर माया पलक को घूर कर देखती है, और फिर माया के कहने पर सब डांस करने चले जाते हैं। इधर बेद की नजरें आसी को तलाश रही थीं। आखिर बेद देव के ही कहने पर तो यहाँ आया था कि आसी भी यहाँ पर आ रही है, और तभी वो आया, वरना वो ऐसी जगह नहीं आता। देव भी जूस लेकर आया और बेद की बगल में बैठकर अपना जूस एंजॉय करने लगा। बेद तो बेमन से ही वहाँ पर बैठा हुआ था, और जिस वजह से यहाँ आया था, अब तक वो वजह भी उसको नहीं दिखी थी। देव अपने जूस के गिलास को अपने मुंह तक लेकर आता है कि उसकी नज़र एक जगह आकर रुक जाती है, और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। उसके मुंह में गया जूस एकदम से बाहर आता है, जिसे देखकर वेद कहता है, व्हाट इज दिस देव बिहेव। वेद की बात सुनकर देव कहता है, सामने देखिए भाई, आपको भी झटका लगेगा। देव की बातें वेद को समझ नहीं आती, और वो नासमझी से उस तरफ देखता है जहाँ देखने को देव ने कहा था। अब हैरान होने की बारी वेद की थी। अपने सामने वेद इस वक्त किसी और को नहीं, आसी को देख रहा था, जिसने इस वक्त ब्लैक कलर की एक शॉर्ट ड्रेसेस पहनी थी, जो उसके घुटनों से थोड़ा नीचे तक थी, पर उसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। खुले बाल, आंखों में गहरा काजल, और होठों पर हमेशा की तरह नेचुरल नहीं, बल्कि आज आसी के होठों पर डार्क रेड कलर की लिपस्टिक थी, जिसमें आसी आज और दिन से बिल्कुल जुदा लग रही थी।
एक पल के लिए तो बेद की नजरें भी आसी पर आकर थम जाती हैं, पर तभी देव की आवाज़ बेद के कानों तक जाती है। आज तो आसी क्या लग रही है, पर ये उसके साथ चश्मा लगाए लड़का कौन है? और आसी उसके साथ खुश लग रही है। दोनों के होठ पर स्माइल थी और दोनों एक साथ डांस करते काफ़ी अच्छे लग रहे थे। पर बेद की नज़रों के सामने बस एक चीज़ आ रही थी, उस लड़के का हाथ जो आसी की कमर पर था। और आसी भी अपने होठों पर मुस्कान लिए अपने हाथ उस लड़के के कंधे पर रखकर बातें करते हुए डांस एंजॉय कर रही थी। आसी को किसी और के साथ देखकर, खासकर इतने करीब देखकर, बेद की मुट्ठियां आपस में कस गईं। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई भी आसी के इतने करीब रहे। यहाँ तो उस लड़के का हाथ आसी की कमर को पकड़े था, जो बेद के दिमाग में गुस्सा भरने के लिए काफ़ी था। वहीं बैठे बहुत से लड़कों की नज़रें आसी पर आकर टिक गई थीं, जो ब्लैक कलर में कयामत लग रही थी। जो उन लड़कों के दिमाग में क्या क्या सोच ला रही थी, जो वही लोग जानते थे कि वो सोच अच्छी थी या बुरी। इधर आसी डांस कर रुकती है और फिर आसी माया के कानों में कुछ कहती है, जो इतनी तेज गानों की आवाज़ में भी सुन लेती है, और वो अपना सर हाँ में हिलाती है। फिर आसी वहाँ से चली जाती है। वहीं आसी बाथरूम के अंदर जाती है और कुछ देर बाद बाथरूम से बाहर आकर वहाँ से अपने दोस्तों के बीच जाने को होती है कि कोई उसका हाथ थाम खींचकर वहाँ से ले जाता है। और ये सब इतनी जल्दीबाजी में हुआ कि आसी ना कुछ समझ पाई और ना ही अपना हाथ खींचकर ले जाने वाले का चेहरा ही देख पाई। इधर आसी इस बात से अनजान कि किसी की गुस्से से भरी नजरें उस पर आकर रुक गईं। वो बस अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही थी। वहीं आसी की दोनों दोस्त पलक और माया और एक लड़का, वो सब भी डांस कर रहे थे और आपस में कुछ बातें भी कर रहे थे, इस बात से अनजान कि उनकी दोस्त किसी मुसीबत में शायद पड़ चुकी है। जब आसी चिल्लाने की कोशिश करती है तो उसके मुंह को भी बंद कर दिया और आसी को खींचकर एक कमरे में लाकर जोर से धक्का देता है। ये धक्का इतनी तेज था कि आसी खुद को संभाल नहीं पाती और जाकर सीधा फर्श पर गिरती है, जिस वजह से उसके हाथ और घुटने पर चोट लगती है और उसके मुंह से एक तेज चीख निकलती है। तभी उसे हंसने की आवाज़ आती है, जो किसी एक की नहीं बल्कि 2 से 3 लोगों के हंसने की आवाज़ थी। आसी अपना दर्द बर्दाश्त करते हुए अपना चेहरा सामने की तरफ करती है ताकि उन दोनों को देख सके जो उसे यहाँ तक लाए थे। आसी देखती है कि उसके सामने 3 लड़के खड़े थे, जो बहुत ही अजीब नज़रों से उसकी ही तरफ देख रहे थे और उनकी नज़रें आसी को कहीं से भी सही नहीं लग रही थीं। आसी अपनी दर्द भरी आवाज़ में कहती है, कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? आसी की बात सुनकर उन तीनों लड़कों में से एक कहता है, हाँ ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही कि तुम हमें जानती तो नहीं हो, पर कोई नहीं, नहीं जानती तो अब जान जाओ। देखो, इसका नाम है विवेक। अपना नाम सुनकर विवेक आसी की ओर लस्ट भरी नजरों के साथ देखने लगता है। तभी वो लड़का दूसरे लड़के का नाम बताते हुए बोलता है, और यह है अमन। अमन भी विवेक की ही तरह अपनी लश्ट भरी नज़रों के साथ आसी की ओर देख रहा था। तभी वो लड़का कहता है, और मेरा नाम है आकाश। अब तो हमारी जान पहचान भी हो गई, क्योंकि मैंने तुम्हें हम सबका नाम भी बता दिया। आसी उसकी बात सुनकर कहती है, देखो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम लोगों के नाम जानने में। मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए, मुझे जाने दो। और आसी अपनी बात कहते हुए उठने की कोशिश करने लगती है, पर उठ नहीं पाती क्योंकि उसके पैरों में चोट आई थी और दर्द भी हर बीते पलों के साथ बढ़ता ही जा रहा था। आसी की बात सुनकर वो तीनों लड़के जोर जोर से हंसने लगते हैं और उनमें से जिस लड़के का नाम अमन था, वो कहता है, अरे अरे अभी कहाँ जाना है जाने मन, जिस काम के लिए तुमको यहाँ पर हम लेकर आए हैं वो तो कर लें, फिर चली जाना जहाँ भी जाना है तुम्हें। क्यों दोस्तों, सही कह रहा हूँ ना? अमन की बात सुनकर उसके दोनों दोस्त आकाश और विवेक कहते हैं, बिल्कुल। वैसे एक बात कहूँ, इस ब्लैक कलर में तुम कयामत लग रही हो। और यह बोल विवेक आसी को किस करने की कोशिश करने लगता है, जो देखकर आसी उसे खुद से दूर करने लगती है और किसी तरह उसे खुद से दूर कर एक थप्पड़ उसके गालों पर जड़ देती है। आसी के हाथ से थप्पड़ खाकर विवेक का मेल ईगो हर्ट हो गया, जिस वजह से विवेक को बहुत तेज गुस्सा आता है। आखिर एक लड़की ने उस पर हाथ उठाया था और यह सोच सोच कर ही विवेक का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और विवेक आसी को अपनी गोद में उठाकर बेड पर लाकर पटक देता है और आसी के चोट लगे हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत कर उस पर हावी होने लगता है। आसी को अपने हाथों में बहुत तेज दर्द हो रहा था, पर इससे भी ज़्यादा फिलहाल उसे विवेक के चेहरे पर आए गुस्से को देखकर अब अपने लिए डर लग रहा था। आसी रो रही थी, गिड़गिड़ाने लगी,
अपने आप को विवेक की मजबूत पकड़ से छुड़वाने के लिए मिन्नतें करने लगी, पर विवेक पर आसी के आंसुओं का भी कोई असर नहीं पड़ा और वह उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश कर रहा था। वहीं विवेक के दोनों दोस्त अमन और आकाश वहीं खड़े होकर अपने सामने रो रही लड़की को देखकर खूब जोर जोर से हंस रहे थे। इधर दूसरी तरफ वेद की गहरी नजरें बस आसी को ढूंढ रही थीं, पर उसे आसी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। और अब आसी को वहां पर सबके साथ न देखकर वेद को अपने दिल में एक बेचैनी सी होने लगी थी। उसे आसी की टेंशन हो रही थी। वो जानता था कि ऐसी जगह सेफ नहीं होती, और उसे तो आसी पर गुस्सा भी आ रहा था कि वो ऐसी जगह आई ही क्यों, खासकर आसी के दोस्तों पर जो उसे यहाँ पर लेकर आए थे। और अब किसी को आसी की टेंशन नहीं थी, सब खुद में ही मस्त होकर झूम रहे थे। वेद से अब रहा नहीं जाता, और वो अब वहीं बैठकर आसी के वापस आने का इंतजार करने से बेहतर आसी की तलाश करने की सोचता है। और यह सोच वह अपनी जगह से उठता है तो वहीं वेद को उठते देखकर देव कहता है, क्या हुआ भाई, आप कहाँ चल दिए? देव की बात सुनकर वेद कहता है, तुम यहीं रहो, मैं अभी आता हूँ। वेद इतना बोलकर अपनी जगह से उठता है और आसी की खोज में इधर उधर देखते हुए आसी की खोज में वहां से दूसरी तरफ चला गया। इधर सब बातों से अनजान अपनी दुनिया में मस्त थे। पर जब कुछ देर बीत जाने पर भी आसी वापस नहीं आती है, तो अब पलक और माया का भी ध्यान इस ओर जाता है कि काफ़ी देर से आसी उनके बीच नहीं है। जबकि वो बाथरूम का बोल कर गई थी, तो इतनी देर कहाँ लगा दी। अब माया और पलक को भी आसी की टेंशन होने लगी, और अब वो चारों आसी को ढूंढने लगते हैं। भाई कुछ ही दूरी पर बैठे देव को जब सबके चेहरे पर परेशानी दिखती है, तो अब उसका भी ध्यान इस ओर जाता है कि काफ़ी देर से आसी उनके बीच नहीं है। और अब देव के दिमाग में भी कुछ आता है, और वो एकदम से अपने हाथों में पकड़ा गिलास वहीं टेबल पर जोर से पटकता है और कहता है, हो सेठ, इसका मतलब वो किसी प्रॉब्लम में है। ये सोच देव जल्दी से अपनी जगह से उठता है और आसी के दोस्तों के बीच पहुंचकर उनसे बात करता है। पहले तो सब देव को वहां पर देखकर और अचानक से आसी के बारे में पूछते देख हैरान होते हैं। और आसी की टेंशन में वो बताते हैं कि कुछ देर पहले वो बाथरूम का बोलकर गई थी और अभी तक नहीं आई। देव ये सुनकर आसी के दोस्तों पर गुस्सा होते हुए कहता है, तुम लोग कैसे दोस्त हो? इतनी देर से तुम लोगों की दोस्त तुम्हारे बीच नहीं है, और तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं, बल्कि एंजॉय कर रहे हो। ऐसे होते हैं क्या दोस्त? ऐसे केयरलेस दोस्त होने से अच्छा बिना दोस्त के ही रहा जाए। देव अपना गुस्सा उन लोगों पर निकाल आसी को खोजने निकल जाता है। वहीं उन सबको भी देव की बातें सही लग रही थी। आसी इस वक्त किस सिचुएशन में थी इसका अंदाजा इस वक्त किसी को भी नहीं था, पर एक डर था कि उनकी लापरवाही की वजह से आसी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। आसी को ढूंढने के लिए सब अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। सब अपनी तरफ से देख रहे थे, पर आसी किसी को भी नहीं मिल रही थी। इधर देव और वेद हर जगह आसी को तलाश रहे थे, पर उनको भी आसी कहीं नहीं मिल रही थी। वेद अब कॉरिडोर की ओर बढ़ता है आसी को ढूंढने। उसके दिमाग में इस वक्त बस एक ही बात चल रही थी कि आसी बिल्कुल ठीक हो, उसे कुछ भी ना हुआ हो। इधर आसी को उन तीनों लड़कों ने एक कमरे में बंद कर लिया था और अब उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। आसी अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि उन लड़कों की पकड़ से छुड़ाने की, पर कहाँ आसी एक नाजुक सी लड़की, और कहाँ वो जिम जाकर अपनी बॉडी बनाए लड़के। आसी कहाँ तक उनको बचा पाती। आसी उन लोगों से कितनी बार बोल चुकी थी कि उसको जाने दें, पर उन तीनों लड़कों के कानों में आवाज़ नहीं आ रही थी, या ये कहें कि वो लोग सुनना ही नहीं चाहते थे। आसी रोने लगती है और रोते हुए ही अपने बाबा जी को याद करने लगती है और अपने मन में कहती है, बाबा जी, आज तक मेरे पास कोई रिश्ता कोई प्यार नहीं था। सिर्फ और सिर्फ मुझे रिश्तों में बस धोखा मिला, पर मैंने कभी आपसे शिकायत नहीं की। आपने जो भी दिया मुझे, मैंने दिल से उसे अपनाया, क्योंकि मुझे भरोसा था आप पर कि आप अपनी बच्ची के साथ इससे बुरा नहीं होने देंगे। कुछ भी नहीं है बाबा जी मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत के अलावा। अगर बाबा जी आज आपने मेरी इज्जत नहीं बचाई, तो कसम से बाबा जी, ये आसी अपनी जान दे देगी। फिर किसी आसी को आप पर भरोसा नहीं होगा। अपनी आसी का खुद पर से भरोसा मत उठने देना आप बाबा जी। बस इतनी अर्जी मान लीजिए। बाबा जी अपनी आसी की इज्जत बचा लीजिए या किसी को भेज दीजिए। आसी अपने मन में बस बाबा जी से अपनी अर्जी कर सकती थी। इससे ज़्यादा वो चाह कर भी इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। वहीं उन तीनों लड़कों में से एक लड़का आसी के कपड़ों को उसके कंधों के पास से फाड़ देता है, और ये देख आसी का विश्वास भी अब डगमगाने लगता है। उसके हाथ पैर भी कांपने लगे थे
और वो इस डर से वो कब बेहोश हो गई किसी को पता ही नहीं चला। वहीं वो तीनों लड़कों ने जब बेहोश आसी को देखा तो उन तीनों में से अमन कहता है, अरे यार ये तो बेहोश हो गई। उसकी बातें सुनकर उसके दोनों दोस्त कहते हैं, अरे तो छोड़ना, हो गई बेहोश तो हो गई, हमें क्या लेना है, मज़े करने आए हैं, मज़े करेंगे बस, और क्या। उसकी बातें सुनकर वो तीनों एक साथ हंसने लगे। वहीं वो अब आसी के करीब जाने लगते हैं। अगली सुबह आसी की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। आसी अपनी आंखों को खोलती है और खुद को बेड पर पाती है। उसे अपने सर में एक तेज दर्द का एहसास होता है और वो अपना सर दर्द पकड़कर बैठने की कोशिश करती है। उसे उठकर बैठने में एक तेज दर्द होता है अपने हाथों में। वो इस दर्द को सहते उठती है। उसकी नज़रें अपने हाथ की तरफ जाती हैं। उसके हाथों में लाल निशान पड़े हुए थे। उन लाल निशानों को देखकर उसे अब सब कुछ याद आने लगता है और वो सब याद कर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो इस वक्त रोते हुए अपना ही शरीर पर अपने हाथों से घिसने लगती है। आसिया बेहिसाब रोने लगती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। आसी चिल्लाते हुए कहती है, क्यों बाबा जी, क्यों होने दिया मेरे साथ आपने ऐसा बाबा जी? क्या आपको मेरे ऊपर दया नहीं आई? नहीं आई, तभी आपने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ होने दिया। मैं अब जीकर भी क्या करूँगी? कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। एक इज्जत थी, वो भी गंवा बैठी। आसी अपनी बात बोलकर रोने लगती है। वहीं उसके रोने की आवाज़ से तभी उसके कमरे का गेट खुलता है और कमरे के अंदर कोई आता है। और वो इंसान जब आसी को इस तरह से अपने ही शरीर को खरोंचते हुए देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं और वो अपने हाथों में पकड़े खाने की प्लेट को वहीं साइड टेबल पर रखते हुए आसी के पास जाकर जोर से बोलती है, आसी, आसी ये तुम क्या कर रही हो? ये बोल वो आसी के हाथों को थामने लगती है ताकि वो अब दोबारा से खुद को परेशान ना करे, दर्द ना दे। आसी अपने सामने बैठे इंसान की तरफ देखती है तो उसके पास और कोई नहीं, माया थी। माया को अपने पास देखकर आसी एकदम से माया के गले लगकर रोने लगती है और रोते हुए कहती है, सब खत्म हो गया माया, सब। मैं अब साफ नहीं रही, मुझे गंदा कर दिया उन लोगों ने। मैं अब साफ नहीं रही, मैं गंदी हो गई हूँ। आसी इस वक्त पागलों की तरह बिहेव कर रही थी, जो देखकर माया भी आसी की हालत को देखकर खुद को रोने से नहीं रोक पाई। उसने जब से आसी को जाना था, समझा था, वो उसे हमेशा हंसती मुस्कुराती मिली थी। चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, डटकर खड़ी रहती थी। पर आज वही आसी इस वक्त इतना रो रही थी। माया ने कभी नहीं सोचा था कि वो जिंदा दिल आसी को कभी इस तरह से भी देखेगी। माया को अपने आप पर भी गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने आसी को अकेले जाने दिया और क्यों उसका ख्याल नहीं रख पाई, और सबसे बड़ी बात, वो उसे लेकर आई ही क्यों, ये जानते हुए भी कि आसी को इस तरह की जगह नहीं पसंद। बावजूद आसी आई उन लोगों का मन रखने के लिए, और उन सबका मन रखने के चक्कर में आज आसी खुद टूट गई। माया आसी को समझाने की कोशिश कर रही थी, पर आसी के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बस एक बात बार बार दोहरा रही थी कि उसे अब मरना है, वो गंदी हो चुकी है। आशी को इस वक्त यही सोच सोच कर बहुत रोना आ रहा था कि उसके साथ गलत हो गया। जिस इज्जत को उसने अब तक संभाल कर रखा था, आज वो भी उससे छिन गई। आशी के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। माया आशी से कहती है कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। पर आशी की मानसिक स्थिति इस वक्त ऐसी थी कि वो कुछ भी सुनने और समझने की हालत में नहीं थी। उसका ना तो रोना रुक रहा था और ना खुद के शरीर को खरोंचना, जिस वजह से उसके शरीर के कई हिस्से से हल्का खून भी आने लगा था। पर आशी को इस वक्त इस सब किसी चीज़ से कोई भी मतलब नहीं था। वो बस खुद पर से उन लड़कों की चुन को मिटाना चाहती थी। माया को भी आशी का दर्द देखकर बहुत दुख हो रहा था। माया के भी आंखों में भी आंसू आ गए थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि कभी आशी को इस तरह से भी देखेगी वो। माया बार बार आशी से कह रही थी कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, पर आशी तो जैसे कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी और खुद को ही नुकसान पहुंचा रही थी, जो देखकर अब माया से भी नहीं रहा जाता। और वो आशी के दोनों कंधों पर अपने हाथों को रखकर उसको जोर से हिलाते हुए कहती है, आशी, बस करो और मेरी सुनो। मैंने कहा ना, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, मतलब नहीं हुआ है। तुम क्यों नहीं सुन रही हो मेरी बात? देखो सब ठीक है, तुम अब भी बिल्कुल पहले की तरह हो, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। माया की बात सुनकर आशी कहती है, नहीं माया, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। उन उन तीनों ने मुझे पकड़ रखा था। मैंने उनसे कितनी बार कहा कि मुझे जाने दे, मुझे छोड़ दे, पर वो लोग बहुत गंदी गंदी बातें कर रहे थे
और बहुत गंदे तरीके से मुझे छू रहे थे। मैं सबको आवाज़ दे रही थी, कोई मुझे बचा ले, पर मेरी आवाज़ सुनने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था। माया, उन लोगों ने मुझे गंदे तरीके से छुआ माया, और ये बोल। आसी एक बार फिर से रोने लगी, जो देखकर माया आसी को अपने गले से लगा लेती है और उसकी पीठ को सहलाने लगती है और उसी तरह पहले उसको शांत करती है ताकि आसी उसकी बात सुनने और समझने की हालत में हो। कुछ मिनट बाद आसी की सिसकियां बंद हुई कि माया कहती है, आसी सुनो मेरी बात ध्यान से। तुम्हें जो लग रहा है ना कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, तो तुम एक लड़की हो। जिसके शरीर में कुछ भी गलत होता है तो उसका एहसास उसका शरीर करवा ही देता है। बहुत से बदलाव का एहसास होता है। तो बताओ, क्या तुमको लग रहा है कि कुछ भी गलत हुआ है तुम्हारे साथ? कुछ ऐसे एहसास, पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, समझी? माया की बात सुनकर आसी कहती है, पर माया, वो तीनों लड़के तो। आसी इतना ही कहती है कि माया कहती है, वो तीनों लड़के इस वक्त लॉकअप में हैं आसी। बेद सर ने उनको पुलिस के हवाले कर दिया है। माया के मुंह से बेद का जिक्र सुनकर आसी नासमझी से माया की तरफ देखने लगती है और भाई आसी की आंखों में हैरानी के भाव देखकर माया कहती है, हाँ आसी, ये सच है। वो तीनों लड़के इस वक्त पुलिस स्टेशन में हैं और उनको पुलिस स्टेशन पहुंचाने और तुमको उन लड़कों से बचाने वाले भी बेसर है और यहाँ लाने वाले भी बेसर है। और उनकी वजह से वो लड़के तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं कर पाए, बल्कि गलत करने की सोचने की वजह से ही कल रात बेसर ने उन तीनों को इस कदर मारा कि हम सब लोग खुद भी हैरान थे बेसर का वो रूप देखकर। ऐसा लग रहा था जैसे ये वो बेसर है ही नहीं जिनको हम जानते थे, बल्कि कल तो वो बिल्कुल अलग रूप में थे। और उनका वो गुस्सा, सच कहूँ तो कल वो समय पर नहीं पहुँचते तो सच में कुछ गलत हो जाता। पर अच्छी बात है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ और अभी भी हम उनके ही फार्म हाउस पर हैं। उन्होंने कहा कि तुमको ऐसी हालत में घर ले जाना ठीक नहीं है, आसपास कोई देख लेगा तो बेकार ही बातें बनाएगा, इसलिए हम सबको भी यहीं आने को बोला। माया अपना बोलना बंद ही करती है कि तभी आसी के शब्द धीमे से निकलते हैं, बेस सर, उन्होंने मुझे बचाया। आसी की धीमी आवाज़ को भी माया अच्छे से सुन ली थी, इसलिए वो कहती है, हाँ आसी, बेस हरी तुमको अपनी बाहों में लेकर यहाँ इस कमरे में लेकर आए थे और फिर डॉक्टर को भी बुलाया और थोड़ी देर पहले तक तो वो यहीं बैठे थे, मुझे भी आराम करने को बोलकर भेज दिए थे। सच में आसी, बेसर के बारे में जितना सोचा था वो उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छे हैं, वरना कौन किसी अनजान लड़की के लिए इतना कुछ करता है बिना किसी रिश्ते या जान पहचान के। सच में वो लड़की बहुत लकी होगी जिसे बेसर अपनी ज़िंदगी में आने का मौका देंगे। जानती हो, जब वो तुमको उस कमरे से लेकर आए थे तब तुम उनकी बाहों में बेहोश थी और तुम्हारे ऊपर उनकी शर्ट पहनाए हुए थी ताकि कोई तुम्हारे फटे कपड़े से गलत नज़र से ना देखे। फिर यहाँ आकर पलक और मैंने तुम्हारे कपड़े बदले। अब तक तो वहीं थे इस कमरे में, अभी कुछ देर पहले उन्होंने ही मुझे तुमको कुछ खिलाने के लिए कहा था ताकि तुम टाइम से मेडिसिन खा सको, जो डॉक्टर ने तुम्हें टाइम से खिलाने के लिए कहा था। माया बोलती जा रही थी और आसी आसी तो जैसे किसी अलग ही सोच में गुम थी। इधर वेद इस वक्त अपने जिम में जिम कर रहा था और एक्सरसाइज कर रहा था और उसके दिमाग में वो पल घूम रहा था जब वो उस कमरे में गया था, जब एक कमरे के बाहर से अजीब सी आवाज़ आ रही थी और शक होने पर वेद उस कमरे में गया था और वहाँ उस कमरे में घुसते ही उसने जो देखा वो देख कर तो मानो उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था उन लड़कों के लिए, जो गुस्सा निकला भी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।